तो हम लोग कूलम्स लॉ देखे थे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस को देखे थे। हम लोगों ने ये समझा था अब तक कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है और उस पर ये 4 माइक्रो कूलम का चार्ज है, ये -6 माइक्रो कूलम का चार्ज है, ये -8 माइक्रो कूलम का चार्ज है और इन दोनों के बीच का दूरी है 20 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच का दूरी है 30 सेंटीमीटर। तो आपसे किसी भी एक चार्ज पर फोर्स पूछा जा सकता है। आपसे हम ए पर भी फोर्स पूछ सकते हैं या बी पर भी या सी पर भी। मान लीजिए आपसे अगर हम फोर्स पूछ दिया सी पर, तो आपको मैंने बताया है कि सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि सी पर कौन कौन फोर्स लगाएगा। तो सी पर फोर्स लगाने वाला ए है और सी पर फोर्स लगाने वाला बी है। इसके बाद हम लोग फोर्स का डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं। ये प्लस वाला इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, ये माइनस वाला इस माइनस को रिपेल करेगा। एक का डायरेक्शन माइनस आई कैप में हो गया और एक का डायरेक्शन प्लस आई कैप में हो गया। इसके बाद आपको बताया गया था कि इन दोनों के बीच का फोर्स निकाल लीजिए, फिर इन दोनों के बीच का फोर्स निकाल लीजिए और टोटल निकालने के लिए उनका वेक्टर सम कर दीजिए, जिसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। जिसके अनुसार बताया था मैंने कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस द टोटल फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस। किसी भी चार्ज पर अगर टोटल फोर्स निकालना है तो अलग अलग फोर्स का वैल्यू निकाल करके उनका वेक्टर सम कर दीजिए। तो इस पे हम लोग ऑलरेडी पिछला क्लास में चर्चा कर चुके हैं। आइए इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एक ट्राइंगल ले लिए हम, इस ट्राइंगल के इस कोना पर है 3 माइक्रो कूलम, यहां पर भी है 3 माइक्रो कूलम और इस कॉर्नर पर भी फिलहाल है 3 माइक्रो कूलम। तीनों कोना पे चार्ज का इक्वल वैल्यू है और ये 10 सेंटीमीटर साइड है तीनों, मतलब ये कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है। आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है हमको फोर्स निकाल करके बता दीजिए उस चार्ज पर जो सी पॉइंट पर है। ये आपसे ए पे भी पूछ सकता है और बी पे भी पूछ सकता है। तो चलो हम सी पे निकाल रहे हैं। आइए, बेसिक चेंज नहीं करेगा, बेसिक वही है जो आपको पहले पढ़ाया है। सबसे पहले क्या सोचेंगे? फोर्स निकालना किस चार्ज पर है। तो बताइए किस चार्ज पे फोर्स निकालना है? सी पर फोर्स निकालना है। फिर सोचेंगे कि सी पर कौन कौन फोर्स लगाएगा। तो सी पर कौन कौन लगाएगा? ए लगाएगा और बी लगाएगा। ये इतना बात लिखा नहीं, इतना बात पहले सोच लिया। न्यूमेरिकल थोड़ी है कि मिला और कुछ भी लिखने लगोगे, पहले सोचना होता है करना क्या चाहते हैं। तो ये करना चाहा कि सी पर फोर्स निकालना है, तो सी पर फोर्स ए भी लगा रहा है और बी भी लगा रहा है। इसके बाद हम लोग डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, ए पर सी के कारण और बी पर सी के कारण। तो बताइए ए वाला सी को क्या करेगा? बुलाएगा कि भगाएगा? हाथ कहां रखेंगे, ए पर कि सी पर? ए पर, क्योंकि जिस पर फोर्स निकालना है वो कुछ नहीं करेगा, वो नॉन लिविंग हो जाएगा, वो कुछ नहीं करेगा। तो ए पर हाथ रखेंगे और सी को क्या करेंगे? बुलाएंगे कि भगाएंगे? तो भगाएंगे ए पे हाथ रख करके सी को, तो ये ना हुआ भगाना। जाओ, तो जाओ मतलब हाथ कहां जा रहा है? नीचे। तो फोर्स का डायरेक्शन हो गया ए टू सी। नाम क्या पड़ेगा? सी पर फोर्स निकाल रहे हैं ए के कारण, ये हुआ सी पर फोर्स ए के कारण, ये हुआ सी पर फोर्स ए के कारण। चलो बी वाला भी सी पे लगाएगा,
हाथ कहां रखेंगे और किसको देखेंगे? बताओ, बी वाला सी को बुलाएगा आ कि जा जा? क्या कि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो बी वाला सी को रिपेल करेगा। ऐसा भी सोचेंगे कि सी वाला भी रिपेल कर रहा होगा? नहीं, जिस पे निकाल रहे हैं वो कुछ नहीं करेगा। वो क्या करेगा, हमको उससे क्या मतलब है? हमको तो उस पे निकालना है, वो क्या कर रहा है उससे कोई मतलब। तो सी को बी वाला क्या करेगा, रिपेल। तो ये भी इधर बोलेगा जा उधर, जा उधर मतलब एरो का डायरेक्शन इधर होगी। तो चलो यहां तक तो हम लोग डायरेक्शन निकालना सीख गए। ये सी पर किसके कारण? क्या आपको डायरेक्शन समझ में आया? सबसे इंपॉर्टेंट वही है। ए वाला सी को रिपेल किया, बी वाला भी सी को रिपेल किया। इसके बाद क्या करते हैं, अलग अलग फोर्स का वैल्यू निकालते हैं। अब तुम ही बताओ, Q1 पता, Q2 पता, R पता, तो फोर्स निकल जाएगा। Q1 पता, Q2 पता, R पता, फोर्स निकल जाएगा। बस अब हम लोग फोर्स निकालेंगे। डायरेक्शन निकालने के बाद अगला स्टेप हम लोगों का है, हम लोग फोर्स पता करेंगे। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे हम लोग फोर्स ऑन चार्ज एट सी ड्यू टू चार्ज एट ए। सी पर फोर्स ए के कारण, तो सी पर फोर्स ए के कारण फॉर्मूला लिखेंगे के। ए पर चार्ज, सी पर चार्ज और दूरी AC का स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा? डायरेक्शन हो जाएगा अलोंग A टू C। आप देख सकते हैं, क्या इसमें प्लस आई माइनस आई कर पाएंगे? नहीं। आप देख सकते इधर जा रहा है, कुछ लोग बोलेगा माइनस जे, अरे सीधा ऊपर या सीधा नीचे होता तब ना होता माइनस जे, ये तो तिरछा है। तो हम इसको लिख दिए सीधे अलोंग ए से कहा जा रहा है, C। चलो इसी तरह से सेकंड वाला फोर्स निकालो। अच्छा इसका वैल्यू पता कर लो। आओ, 9 इंटू 10 का पावर 9, Q1 कितना है? 3 इंटू 10 का पावर -6। Q2 कितना है? 3 इंटू 10 का पावर -6 डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर, मतलब 10/100 इंटू 10/100। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया और स्क्वायर होने के कारण इसको 2 बार लिख दिया। चलिए जो कटेगा काटिए। ये 2 0 से 2 0 खत्म होगी। ऊपर में क्या हुआ, 3 तिहाई के 9, 9 नवा 81, ये हुआ 81 इंटू 10 का पावर 9 -6 और ये 2 0 ऊपर चल जाएगा, +2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ऑलरेडी ये जाने वाला था ऊपर, तो कितना हो गया ये 81 इंटू 10 का पावर 6 6 12 -12 और +11 -1, -1 आएगा तो 81/10 कर देंगे। ये हो गया 8.1 न्यूटन और डायरेक्शन क्या हो गया, अलोंग A टू C। ये हुआ C पर फोर्स किसके कारण? तो ये हुआ मैग्नीट्यूड और ये हुआ डायरेक्शन। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक बात बताओ, अब C पर फोर्स निकालेंगे B के कारण। अच्छा C पर फोर्स निकालेंगे B के कारण, तो कितने लोगों को लगता है कि FCA और FCB का आंसर सेम आएगा? हाँ या ना? इसका आंसर कितना आया है, 8.1 और इसका आंसर, तो बताओ ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? ये स्टेटमेंट गलत है। अच्छे से ध्यान देना होता है। हम एरो का निशान दे रखा है, तो मैग्नीट्यूड भी चेक करेंगे और डायरेक्शन भी। मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम आएगा, लेकिन इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है। तो अगर कोई बोलेगा ये सही है, तो 8.1 और 8.1 सोच करके सही मत बोलना, ये सही, ये नॉट इक्वल टू है, ये बराबर नहीं, ये बराबर नहीं।
हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसे बोल दिया FCA इक्वल टू FCB, अब ये सही है, क्योंकि एरो का निशान जब हम नहीं दे रहे हैं इसका मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं। या अगर हम ऐसे दे दिया तो भी ये सही है। तो आप ध्यान देना, एरो देने और ना देने से क्या फर्क पड़ता है। मैग्नीट्यूड के टर्म में बात करेंगे तो सही है, पूरा वेक्टर फॉर्म में बात कर रहे थे तो गलत था, क्योंकि डायरेक्शन सेम नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं। आओ, ये तो वेक्टर का बात है। इसी तरह से निकालते हैं हम लोग फोर्स ऑन चार्ज एट C ड्यू टू चार्ज एट B, C पर B के कारण। तो C पर B के कारण निकालिए, C पर फोर्स B के कारण। फॉर्मूला हो जाएगा K, C पर चार्ज B पर चार्ज डिवाइडेड बाय C से B का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा अलोंग B टू C। आप इसको आई कैप लिख सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आई कैप में है नहीं, तो इसको B टू C ही लिख दिया। B से C जा रहा है। और क्या इसका सॉल्व करके आंसर कितना आएगा पता है? 8.1 ही आएगा। जब सेम वैल्यू है तो सेम ही आएगा, बस डायरेक्शन सेम नहीं है। डायरेक्शन हो गया अलोंग B टू C। अब बोलेंगे टोटल बताओ। अगर स्केलर होता तो 8 + 8 16 हो जाता, लेकिन ये स्केलर, अब इसको वेक्टर के फॉर्म में जोड़ना होगा। मतलब इसके बाद जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो आपको ऑलरेडी हम 1 साल पहले पढ़ा चुके हैं वेक्टर में, लेकिन कुछ लोग को वेक्टर नहीं आता है या कुछ लोग पढ़ के भूल गए हैं। तो अपने पास वक्त है, 12th स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। जिसको आता है वेल एंड गुड, इसके बाद अपने आप बना लो, और जिसको नहीं आता है वो सीखो, क्योंकि बिना वेक्टर के कोई डिराइवेशन, कोई कैलकुलेशन किसी चैप्टर में आपको नहीं दिखेगा। नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, एक तरह से रटवा रहे हैं, क्योंकि समझाने पे आएंगे तो फिर 2-2.5 महीने लग जाएगा वेक्टर की तरह। तो जितना लेकिन रटवा दे रहे उससे आपको फिर दिक्कत आगे नहीं होगा। आइए इन दोनों फोर्स को जोड़ते हैं। पहले तो ये बताइए, दो फोर्स को जोड़ने के लिए किस कानून का इस्तेमाल करना पड़ता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। जबान पे चढ़ाना है लैंग्वेज को, तब फिर आपको याद हो पाएगा ना। आप बोल ही नहीं पाओगे तो याद कहां से होगा। तो इन दोनों फोर्स को जोड़ना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस। बताइए, अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस क्या कहता है? स्टेटमेंट अगर पूछे डिफाइन करो तो द नेट फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस एंड द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज। मतलब दो चार्ज के बीच में लग रहा फोर्स तीसरे चार्ज के मौजूदगी से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार में सिर्फ दो ही चार्ज का बात करते हैं। तो अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स ऑन चार्ज एट C वेक्टर सम होगा C पर A के कारण और C पर B के कारण। तो अब पहले वेक्टर में क्या होता है? पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे? ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है, एरो का निशान हटा दिया तो देखो ये मैग्नीट्यूड हो गया। और मैग्नीट्यूड का एक फॉर्मूला होता है, याद कर जाओ। फॉर्मूला होता है FCA का स्क्वायर प्लस FCB का स्क्वायर प्लस 2FCA FCB cos थीटा। अब एक बात सुनो बहुत ध्यान से, इस फॉर्मूला को दो तरह से यूज कर सकते हैं, या तो ट्राइंगल लॉ के अनुसार यूज करो या पैरेललोग्राम लॉ के अनुसार।
मैं बोलूंगा हम लोग हर क्वेश्चन पैरेललोग्राम लॉ के अनुसार बनाएंगे, वो ज्यादा आपको सुविधा देगा। और पैरेललोग्राम लॉ के अनुसार अगर जोड़ना है तो उस लॉ को फॉलो करना होगा। ये जो थीटा एंगल है इसके बारे में याद रखिए हिंदी में एकदम, ये जो थीटा एंगल है ये दो वेक्टर के बीच का एंगल है। हम पैरेललोग्राम लॉ के अनुसार बोल रहे हैं, अगर ट्राइंगल लॉ के अनुसार बोलते तो बोलते कि बाहर का एंगल है। लेकिन चलिए आपको जो लिख रहे हैं वो आपको क्लियर होगा और न्यूमेरिकल में आपको और क्लियर होगा। ये तो पहला न्यूमेरिकल है, ऐसा ऐसा हम लोग लगभग 10-12 न्यूमेरिकल बनाएंगे अगले 2 दिन में, तो फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन आपके पॉकेट में चला जाएगा। डिराइवेशन देता है बोर्ड एग्जाम में, लास्ट ईयर भी दिया था, इस साल भी दिया है, उसके पहले भी दिया था, हर साल देता है, दोनों बोर्ड में देता है, सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड। तो आप ये कभी मत सोचना कि तो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल कम आता है, ये डिराइवेशन करान सिखा रहे हैं। न्यूमेरिकल तो एक खाली आपका एक कह सकते हो कि मुखौटा है। एक्चुअली मेरा मकसद आपको डिराइवेशन सिखा देना इसके हेल्प से, जो एग्जाम में आता है। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल है, बीच का एंगल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तब जब दोनों वेक्टर का नेचर सेम, जब दोनों वेक्टर का नेचर सेम रहे। वेरी इंपॉर्टेंट बात, छोटा सा बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अप्लाई करेंगे। ये जो थीटा एंगल है ये दो वेक्टर के बीच का एंगल है, और बीच का एंगल तब लेंगे जब दोनों वेक्टर का नेचर सेम होगा। अभी नेचर का मतलब क्या हुआ सर? नेचर सेम होगा, गुड नेचर बैड नेचर ऐसा कुछ नहीं। यहां नेचर का मतलब हुआ दो तरह का बात, या तो कन्वर्जिंग होगा या तो डाइवर्जिंग होगा, इसको बोलेंगे नेचर। डाइवर्जिंग मतलब हो गया कि यहां से जाए, एक पॉइंट से जाए, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग, किसी पॉइंट से दूर जाना। और कन्वर्जिंग मतलब हो गया एक पॉइंट की तरफ आए, एक पॉइंट की तरफ आए, ये हो गया कन्वर्जिंग। ये हुआ डाइवर्जिंग और ये हुआ कन्वर्जिंग, ये डाइवर्जिंग ये कन्वर्जिंग। सेम नेचर होना चाहिए। आइए यूज करेंगे तो क्लियर होगा। आइए यहां देखिए, सी पर फोर्स निकालना है। आप देख करके बताइए कि एफ सी ए आ रहा है या जा रहा है। तो सी पर अगर देखे, सी पर से, तो ये आ रहा है। अब कोई बच्चे बोलते हैं सर यहां से अगर देख रहे हैं तो ये जा रहा है। अरे ए पे थोड़ी निकालना, निकालना सी पर है, तो सी पर से देखिए। तो अगर हम सी पर से देख रहे हैं तो ये आ रहा है, और सी पर से देखो तो ये आ रहा है कि जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये भी आ रहा है, तो ये भी कन्वर्जिंग और ये भी कन्वर्जिंग, दोनों का नेचर सेम हो गया, तो एंगल दोनों के बीच का लेंगे। और क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये 60 डिग्री का एंगल होगा। तो चलिए समझ में आ गया कि एंगल 60 लेना है, एंगल 60 लेना है, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है। और इसके बाद पैरेललोग्राम लॉ कहा, हम नहीं कह रहे, ये पैरेललोग्राम लॉ कह रहा है कि दो वेक्टर को अगर जोड़ना है तो दोनों का नेचर सेम होना चाहिए, या तो दोनों कन्वर्जिंग हो या तो दोनों डाइवर्जिंग हो, और एंगल दोनों के बीच का लेना है। उसके बाद आगे कहता है लॉ कि जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट मतलब दोनों वेक्टर को जोड़ करके जो आंसर आएगा, जो रिजल्टेंट होगा वह दोनों के बीच से खींच दीजिए, और उसका भी नेचर सेम 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 होना चाहिए। अगर ये दोनों कन्वर्जिंग है तो रिजल्टेंट इसके बीच से खींच दीजिए और इसका नेचर सेम होना चाहिए। तो बताइए ये कन्वर्जिंग और ये क्या हो गया? तो ये गलत है, सेम नेचर होना चाहिए।
तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब ये दोनों कन्वर्जिंग है तो जो रिजल्टेंट होगा वो इसके बीच से आएगा और इसका भी नेचर कन्वर्जिंग होगा, इसका भी नेचर कन्वर्जिंग होगा, ये भी कन्वर्जिंग होगा, इसका ध्यान रखना है। तो ये नहीं कि टीचर इधर बनाया तो हम इधर बना दिया, टीचर इधर बनाया तो हम इधर बना दिया, नहीं, तुमको सोचना है। और सोचने का तरीका बहुत आसान है, अगर दोनों वेक्टर आएगा तो ये भी आएगा, खत्म बात। ये जो आ रहा है यही आंसर है, यही रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट मतलब यही हो गया नेट फोर्स। फाइनल आंसर को रिजल्टेंट कहते हैं। ये जो है ये रिजल्टेंट है, इसको नेट फोर्स कहते हैं। मतलब उसको आर लिख दो या हम इसको नेट फोर्स लिखे हुए हैं तो आप इसको यहाँ पे एफ नेट लिख दो, एफ नेट, ये नेट फोर्स। चलिए अब डाला जाए वैल्यू, तो एफ नेट कितना हो जाएगा सर? तो एफ नेट हो जाएगा अंडर रूट एफ सी ए का स्क्वायर, तो 8.1 का स्क्वायर। हम आपको स्मार्ट वे में भी कैलकुलेशन करना सिखाएंगे बिना वैल्यू डाले हुए। 8.1 बोलेंगे मत लिखो, लेकिन उस पे आएंगे अलग से, एक बार में सब नहीं सीखेंगे। पहले सीख तो लेगी बनता कैसे है, फिर सीखेंगे कैलकुलेशन फास्ट कैसे कर सकते हैं, तेज कैसे कर सकते हैं। एक बार में सब करने की जरूरत नहीं है। फिर लिखेंगे 8.1 का स्क्वायर 2 इंटू 8.1 इंटू 8.1 कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 कॉस 60। यहाँ थीटा कितना डिग्री हो गया अपन का? 60 डिग्री हो गया, कॉस 60 1/2। तो ये हो गया 2 से 2 कैंसिल, 8.1 का स्क्वायर 8.1 का स्क्वायर 8.1 का स्क्वायर तीनों में है ना, तो ये कॉमन ले लो। यहां क्या बचा? 1, फिर क्या बचा? 1, फिर क्या बचा? 1। तीनों में 8.1 का स्क्वायर था। अब स्क्वायर में से आपको पता है कि एक तो बाहर निकल जाएगा, तो 8.1 बाहर निकल गया, अंदर बच गया √3। इतना न्यूटन हो गया नेट फोर्स, इतना न्यूटन हो गया नेट फोर्स। अब डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे? वेक्टर का, रिजल्टेंट वेक्टर का किसी एक के साथ एंगल मान लेंगे अल्फा, क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। आप या तो सीबी के साथ एंगल मान लो या तो सीए के साथ, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। और एक बात पे और ध्यान दो, ये भी 8.1 है और ये भी। जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो पक्का है कि जो रिजल्टेंट आएगा वो एंगल बाइसेक्टर आएगा। मतलब ये 60 डिग्री है तो अल्फा कितना डिग्री आएगा? हम प्रूफ करेंगे 30 डिग्री, लेकिन ये बात याद रखना, अगर ये दोनों का वैल्यू सेम होगा तो जो भी एंगल होगा उसका हाफ एंगल ये हो जाता है। चलो ना प्रूफ करते हैं। तो बताओ वहां पे क्या दिख रहा है? वहां पे दिख रहा है लेट अल्फा, अल्फा किसके किसके बीच का एंगल है? लेट अल्फा बी द डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन एंगल बिटवीन किसके किसके बीच का? जो दिखेगा वही बोलेंगे, नेट फोर्स के बीच का है एंड सीबी के बीच का है, सी पर बी के कारण। याद रखिएगा, अगर एंगल सीबी के साथ लिया है तो पहले तो tan अल्फा लिख देना। अब tan क्यों लिखा है, साइन कॉस क्यों नहीं लिखा, इसका चर्चा नहीं कर रहे हम, क्योंकि इसके लिए पूरा डिराइवेशन है। फिर अभी आपको हम बोला कि ये सब याद कर जाओ, प्रैक्टिस करते करते याद करा देंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं लगेगा। tan अल्फा लिखेंगे और जिसके साथ एंगल लिया है वह नहीं टूटेगा। एंगल सीबी के साथ लिया है तो सीबी नहीं टूटेगा, कौन टूटेगा? सीए। लिखेंगे एफ सी ए साइन 60 डिग्री बाई एफ सी ए कॉस 60 डिग्री, और एक बार आकर के सीबी जुड़ जाएगा। हम क्या बोले, जैसे बहुत लोग इसमें बिना 11 पढ़े या कुछ भी याद नहीं है, तो आपको लग रहा है बार बार कि ये कैसे कैसे हो जा रहा है। जस्ट बी रिलैक्स, 5-6 सवाल के बाद अपने आप आपका हाथ चलने लगेगा। बस आपको हर बार 10% सीखना है तो 10 सवाल में 100% हो जाएगा। डर के तो पहले ही बोला है कि पढ़ना ही नहीं है, उसके बाद भी नहीं होगा तो ऑफिस खुला हुआ, आगे पूछिए, हम बता देंगे वहां पर। क्या आप इसको इग्नोर करके नहीं आगे जा सकते हैं
कि अगला टॉपिक से पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक पढ़िएगा आपको दिखेगा ही दिखेगा ये। तो देखो यहां ध्यान से, अगर हम सीबी के साथ एंगल लिया है तो किसको तोड़ेंगे, सीए को, और पक्का है कि ऊपर साइन होगा और पक्का है कि नीचे कॉस होगा, और एक बार आके सीबी जुड़ जाएगा। अब इसके बाद कैलकुलेशन है, तो चलो कैलकुलेशन भी करते हैं। ये 8.1 साइन 60√3/2 डिवाइडेड बाई 8.1 कॉस 61/2 और ये 8.1। अब 8.1 को कॉमन निकाल लो नीचे से, 8.1 ऊपर वाला छोड़ दो और नीचे देखो यहां भी 8.1 यहां भी 8.1, कॉमन ले लो 8.1, 1/2 बचा प्लस 1, यहां पर 1 बचा और यहां पे 1/2 बचा। इससे क्या फायदा हुआ कि 8.1 8.1 कैंसिल हो गया। अब ऊपर में है √3/2 और नीचे में है 1/2 प्लस 1, जोड़ के देखो 3/2। अब √3/2 और 3/2 को काटेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, √3/3 और √3/3 को रैशनलाइज करो, √3/3। एक काम करो, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी अपने मन से कर दो, ऐसा करने से एक फायदा है। ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा, आप देख सकते हैं √3 इंटू √3, 2/√3 आ रहा है तो √3 3 कट गया, 1/√3, और tan का वैल्यू 1/√3 जो है वो 30 डिग्री होता है। अगर √3 होता तो 60 डिग्री होता, 1/√3 है तो 30 डिग्री। इसका मतलब है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइनली क्या आया, फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया आपका 8.1 √3 न्यूटन, और आपका डायरेक्शन आ गया कितना एंगल, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, किसके साथ, तो बीसी साइड के साथ, साइड बीसी है ना, तो इसका मतलब फाइनल आंसर हम लोग लिख सकते हैं कि जो नेट फोर्स सी पर है वो 8.1 √3 न्यूटन, मेकिंग एंगल 30 डिग्री विथ साइड बीसी। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने किया। आप इसको इत्मीनान से समझ करके कॉपी में उतारो। हम जैसा कि बोला बस कोशिश करो हर बार समझने का, बहुत सा सवाल करेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। पहला 3 स्विच, नहीं पहला 2 ऑफ करो, तीसरा ऑन कर लो। हाँ सवाल लिख लेना, इन द गिवन फिगर कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन चार्ज एट सी। एक ट्राइंगल बना लो, तीनों चार्ज लिख दो और एक सवाल लिख लो कि इन द गिवन फिगर कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन चार्ज एट सी। इन द गिवन फिगर कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन चार्ज एट सी। इन द गिवन फिगर कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन चार्ज एट सी। उसका फिगर पता है कैसा बना था, ट्राइंगल बना के तीनों कोना पे 3-3 माइक्रोकूलम रख दो, क्वेश्चन का फिगर अलग छोड़ो फिर आंसर का फिगर अलग बनाओगे, 2 फिगर बनाओगे, इन एक क्वेश्चन में ही आंसर कर दे रहे हैं।
यहाँ तक तो आप लोग लिख लियो।
डन। सो अभी तो वीडियो जो भी हम पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है, उसके बाद फिर आपके एप्लीकेशन पे जाएगा। तो क्लास कभी भी छूटेगा तो फिर एप्लीकेशन के थ्रू उसको देख लीजिएगा, लेकिन सबके एप्लीकेशन पे डेली नहीं जाएगा। उसके लिए 75% अटेंडेंस कम से कम होना चाहिए। अक्सर ना करोगे तो फिर आपको वीडियो नहीं मिलने वाला है। चलिए मैं ही बनाऊंगा, आप साथ में रहिए, ध्यान दीजिए। 3 सवाल हम बनाएंगे, फिर उसके बाद आपको बनाना देंगे। बनाइए भले ना सही, लेकिन सोच के रखिए उस सवाल को कैसे बनाएंगे। इस सवाल में क्या अंतर है? +3 माइक्रो कूलम के जगह पे क्या लिख दिया है? बस यही अंतर है दोनों सवाल में। पहले +3 था, अब -3 है। आइए देखिए कैसे बनाएंगे। चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। फोर्स निकालना है हमको किस पॉइंट पर? सी पॉइंट पर। तो सी पर फोर्स कौन कौन लगाएगा? एक बार ए लगाएगा और एक बार बी लगाएगा, एक बार ए लगाएगा और एक बार बी लगाएगा। देखिएगा ध्यान से, ए पर है +4, तो ए वाला सी को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, बुलाएगा या भगाएगा? हाथ किस पे रखेंगे? और सी के लिए 2 ऑप्शन, या तो हम बोले आओ आओ या बोले जाओ जाओ। तो ये प्लस है, वो माइनस है, तो आओ आओ करेंगे, तो ये बुलाएगा। तो ये हुआ फोर्स का डायरेक्शन किस पर? सी पर। किसके कारण? ए के कारण। तो एफ सी ए लिख दिया। चलो बी वाला क्या करेगा? आओ आओ या जाओ जाओ? जाओ जाओ कौन बोला रहा है? देखो याद ध्यान से, ये प्लस है और वो क्या है? माइनस। तो ये प्लस वाला माइनस को क्या करेगा? बुलाएगा। ठीक, सियार है, आओ आओ कर रहा है सब बैठे। सी पर किसके कारण? बी के कारण। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद हम लोग फोर्स का मैग्नीट्यूड पता करते हैं। चलो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ लगाएंगे। बताओ किस पर फोर्स निकालने? सी पर किसके कारण? वही लिखा है, मैग्नीट्यूड को तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ डायरेक्शन आप देखो, अब सी टू ए ना हो गया तो ये बदल जाएगा नाम। डायरेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये हो गया अब तुम्हारा, जो दिख रहा है वही बोलेंगे। सी से ए जाता हुआ दिख रहा है, ये सी टू ए हो गया। सो ये डायरेक्शन क्या हो गया आपका? सी टू ए। वैल्यू सेम ही ना आएगा? अरे अभी भी तो 3 ही है ना, माइनस तो लेके चलते नहीं है, मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं। तो कैलकुलेशन तो कर चुके ना हम लोग पिछले सवाल में, तो वो तो 8.1 ही आएगा। डायरेक्शन हो गया खाली ये। चलो बताओ उसी तरह से बताइए, सेकंड वाले में निकालेंगे सी पर बी के कारण। अब डायरेक्शन सी से कहां चल जाएगा? तो अब की में ये जो डायरेक्शन है
ये जो डायरेक्शन है ये C2B लिखेंगे। C2 आप वहां फिगर से मिला सकते हो, C2B जा रहा है। इसके बाद टोटल निकालने के लिए जोड़ना है, तो C पर A के कारण प्लस C पर फॉर्मूला लिख करके सोचेंगे कि दोनों का नेचर सेम है कि नहीं। तो आप देखो C से, देखो ये आ रहा है या जा रहा है, डाइवर्जिंग हो गया। और ये वाला C से, दोनों का नेचर सेम, तो जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों के बीच से निकलेगा और वो आएगा या जाएगा। तो एरो देखे, इस बार एरो बाहर चला गया, क्योंकि दोनों वेक्टर का नेचर डाइवर्जिंग था, तो रिजल्टेंट भी डाइवर्जिंग होगा। यही आपका नेट फोर्स हो जाएगा, जो भी निकले नेट फोर्स। और दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना डिग्री, 60 डिग्री है। तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री अगेन लेंगे, वैल्यू सेम ही ना आएगा कि बदल जाएगा, सेम वैल्यू आएगा। डायरेक्शन निकालेंगे, एंगल सीबी के साथ लिया है तो किसको ब्रेक करेंगे, सीए को ब्रेक करेंगे। ऊपर में साइन और नीचे में कॉस। अगेन आपका आंसर क्या आ गया, 30 डिग्री। बस फर्क ये था कि पिछली बार 30 डिग्री बना करके सी की तरफ आ रहा था और इस बार सी से अवे जा रहा है। कितने लोग सीख गए, समझ में आया? चलिए बनाइए, थोड़ा मोड़ा बनाइए, बाकी घर पे कवर आप पूरा एक बार बना करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम ये नहीं बोले फिर पूरा छापो, ऑलरेडी आपको आता है। आप ये कर सकते हो कि बोर्ड पर आप बिना देखे सब कुछ बनाओ, खुद को कॉन्फिडेंस दो। लेकिन फिगर तो कम से कम बना लो, अभी प्रोसेस को ध्यान से देख लो। आप में कॉन्फिडेंस का आना सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले ही बोला मेरे बनाने से क्या होगा, हम तो पूरा 11 खत्म कर दिया। इंपॉर्टेंट है कि आप कितना सीखे, आपको कितने चीजें याद है।
फिगर तो आप लोग बना लिया होगा। क्वेश्चन सेम है, बस यहां पर अब सी के बजाय आपको फोर्स किस पे निकालना है, बी पर। उम्मीद है सुनाई दिया होगा क्या बोला है। सी के बजाय किस पे निकालना है, गिव इट अ ट्राई, ट्राई दो। बी पे निकालो, सबसे पहले डायरेक्शन डिसाइड करेंगे, फिर अलग अलग वैल्यू निकालेंगे, वही सेम प्रोसेस, कुछ नया नहीं है। ट्राई करो, बी पे निकाल के देखो, देखो कहां तक पहुंच सकते हो। चलो बोर्ड पे देखो, मैं बना रहा हूं, स्विच ऑन करो तो। चलिए देखिए यहां ध्यान सभी लोग देखिए, फिर आपको बनाने के लिए बहुत सा मिलेगा। बताइए सबसे पहले क्या सोचेंगे, फोर्स कहां पे निकालना है, बी पर। तो बी पर कौन कौन लगाएगा, ए और सी लगाएगा। तो चलो बनाते हैं, डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। बताओ ए वाला जो है, ए वाला बी को आओ आओ करेगा कि जाओ जाओ करेगा, ए पे प्लस है और बी पे भी क्या है, तो ए वाला बी को भगाएगा। भगाएगा मतलब एरो का डायरेक्शन ए से बी या बी से ए, ऐसे ना भगाएगा, तो ए से बी होगा। तो ये हुआ फोर्स का डायरेक्शन बी पर, किसके कारण, ए के कारण। चलो आगे बढ़ते हैं, सी पे हाथ रखो, सी वाला बी को बुलाएगा कि भगाएगा, ये माइनस है, और वो ई भी बुलाएगा, ये कुछ नहीं करेगा, मत कंफ्यूज होना सर, ई भी तो बुलाएगा, अरे कुछ नहीं करेगा, इस पर निकाल रहे हैं, इस पर फोर्स लगेगा, ये कुछ करने वाला नहीं है। हाथ रखेंगे सी पर और देखेंगे किसको, तो माइनस वाला प्लस को बुलाएगा, तो एरो का मुंह इधर हो जाएगा। समझ में आया, तो डायरेक्शन हो जाएगा बी टू सी, इस बार इधर ये हो गया और ये हो गया। चलो ये डायरेक्शन क्या हो गया आपका, बी पर फोर्स किसके कारण, आइए इसके बाद हम लोग फोर्स का अलग अलग वैल्यू निकालते हैं, निकाला जाए। फोर्स ऑन चार्ज एट बी ड्यू टू चार्ज एट ए, बी पर किसके कारण, ए के कारण। तो एक चार्ज ए का और एक चार्ज बी का, और दूरी बी से ए या ए से बी, जो लिखो मैग्नीट्यूड में लिखाएगा तो वही 10, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जो दिख रहा है वो बोलो ना, ए टू बी दिख रहा है ना, ये कौन सा कलर है, जो दिख रहा है वही तो बोलना है, सुन के थोड़ी बोलना है किसी का या मेरा। तुमको दिख रहा है ए टू बी, तो ए टू बी।
डायरेक्शन क्या होगा? अच्छा, वैल्यू फिर सेम ही आएगा। यस सर, फिर 3 ही है, फिर 10 ही है तो सेम ही आएगा, ये तो सेम ही आएगा। आइए अगला बनाते हैं। फोर्स ऑन चार्ज एट बी ड्यू टू फोर्स ऑन चार्ज एट सी। बी पर किसके कारण? तो एक बी पे चार्ज, एक सी पे चार्ज, और दूरी बी और सी के दूरी, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा? जो दिख रहा है आपको बी से कहां दिख रहा है? तो डायरेक्शन हो जाएगा बी टू सी। हो गया, डायरेक्शन हो जाएगा बी टू सी। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे। तो नेट फोर्स ऑन चार्ज एट बी पर जो नेट फोर्स होगा वो बी पर ए के कारण और बी पर सी के कारण। यही ना लिखने का तरीका है? जिस पर लगेगा वो पहले लगा लिखते हैं, जो लगाएगा वो बाद में। तो ये हो गया बी पर ए के कारण, बी पर सी के कारण, बी पर ए के कारण, बी पर सी के कारण, और एंगल। और कौन? एंगल। और आप एंगल देखो अगेन, यहां पे ये कितना डिग्री है? तो बताओ यहां पे एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? नहीं होगा 60 डिग्री। ये एंगल से पहले आपको ये चेक करना है, मैंने लिखा है साफ साफ। और चेक करते हैं। दो वेक्टर के बीच का एंगल तब जब दोनों वेक्टर का नेचर सेम रहे। तो अब आप देखो बी पर आ जाओ, बताओ बी पर आ गए, ये आ रहा है या जा रहा है? ये हो गया कन्वर्जिंग, और ये हो गया, तो एंगल बीच का भी तो नहीं ले पाएंगे। एंगल बीच का तभी ले सकते हैं जब नेचर सेम हो, और जबकि एक कन्वर्जिंग है और एक डाइवर्जिंग है। तो या तो दोनों को कन्वर्जिंग बना दो या दोनों को डाइवर्जिंग बना दो। और आसान तरीका होता है कन्वर्जिंग जो हो उसको आगे बढ़ा के डाइवर्जिंग कर दो, आसान वही होता है। तो देखो यहां ये आ रहा है, तो जो आ रहा है ना इसको आगे बढ़ा दो। बोलोगे कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, हाँ। लेकिन बहुत सा बच्चा क्या करता है, आगे बढ़ाने के दौरान ऐसे कर देता है। आपको लगता है कि हम भी तो यही किया, जो लाल निशान वो ब्लू निशान, गलत है। आप तिरछा कर दिया, आप तिरछा कर दिया। बिल्कुल ये सब मत करना, स्केल का यूज करना। और आपका जो डायरेक्शन है वो एकदम कैसा होना चाहिए? सीधा। मतलब जैसे आ रहा है वही सीधा चल जाना चाहिए, एकदम सीधा चल जाना चाहिए। स्केल रख करके एकदम ये लाइन सीधा, इस पे ध्यान देना है। हम बहुत सा बच्चा का देखते तिरछा होता है, तिरछा रहता है, एकदम गलत, 0 नंबर आ जाएगा। क्योंकि वेक्टर का डायरेक्शन आप सेम रख रहे हैं, मैग्नीट्यूड सेम रख रहे हैं, तो वेक्टर बदलने वाला नहीं है। वेक्टर में दो ही जो चीज होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। हम ना मैग्नीट्यूड बदलेंगे ना, मतलब जो कन्वर्जिंग है उसको कहां बढ़ा दिया आप? आगे। आपने आगे किसको बढ़ाया? तो हमने आगे बढ़ाया बी पर, किसके कारण? इसी को हम आगे बढ़ा दिए। अब फिर देखना स्टार्ट करो, यहां से आराम से फिर देखना स्टार्ट करो। बताओ ये क्या है, डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग? ये डाइवर्जिंग, और ये भी डाइवर्जिंग हो गया। अब दोनों डाइवर्जिंग हो गया तो एंगल दोनों के बीच का लेंगे, और क्योंकि ये सीधा गया था तो ये 180 है। 180 में 60 इधर, तो ये कितना डिग्री? तो इस बार जो आप एंगल लोगे वो 60 नहीं, भले आपको फिगर में 60 दिख रहा था लेकिन जो दिखेगा वो थोड़ी ले लेंगे। आप तो कॉन्सेप्ट के अनुसार लोगे, और कॉन्सेप्ट कहता है कि एंगल तभी लेंगे जब दोनों वेक्टर का नेचर सेम हो, या तो दोनों डाइवर्जिंग हो या तो दोनों। और अगर डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग सेम नेचर में नहीं है तो बनाएंगे, पहले बनाएंगे सेम नेचर, और सेम नेचर बनाने के लिए हमने इसको आगे बढ़ा दिया। जो कन्वर्जिंग था उसको आगे बढ़ाकर डाइवर्जिंग कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब एंगल इस बार 120 लेंगे। दूसरी बात, ये इधर रिजल्टेंट दोनों के, तो इन दोनों के बीच से यहां निकला, इन दोनों के बीच से यहां निकला, और ये हो गया आपका नेट फोर्स।
दिस इज योर नेट फोर्स। और डायरेक्शन एंगल अल्फा ले लिए, बीसी के साथ मान लिया एंगल अल्फा। और देखो ये भी 8.1 है और ये भी 8 पॉइंट, तो पक्का है कि 120 का आधा, ये देखना 60 आएगा सॉल्व करके, क्योंकि बराबर वैल्यू है। देख लेते हैं कितना आता है, और पहले बनाते तो हैं। तो ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर बी ए बी सी कॉस कितना डिग्री है 120, और कॉस 120 -1/2। आज से याद रखिएगा, नहीं याद अगर है आज से याद रखिए, कॉस 120 का वैल्यू -1/2, -1/2, क्योंकि 1 cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। खैर, तो बताओ 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस इंटू माइनस, यहां पे माइनस आ जाएगा ना, अरे प्लस इंटू माइनस माइनस, ये 1 से 1 खत्म, 8.1 का स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर में क्या बचा 1, तो 1 बचा, मतलब आंसर क्या हो गया 8.1 न्यूटन बचा, क्योंकि अंदर में 1 बचा रूट में, तो 1 ही बन जाएगा, आंसर चेंज हो गया ना। अब देखें डायरेक्शन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, आपका प्लस माइनस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो चलो 8.1 न्यूटन। अब अल्फा एंगल बना रहा है किसके किसके बीच में, एफ नेट और एफ बी सी। बताओ बीसी के साथ लिए तो कौन टूटेगा, आपका बी ए टूटेगा, एफ बी ए साइन कितना डिग्री, साइन 120 डिग्री। हम इसी पे लिख दे रहे, समझ जाओगे ना, क्योंकि बनाना तो आप ही को है। फिर यहाँ पे बोलो एफ बी ए कॉस कितना डिग्री, फिर ये 120 डिग्री हो जाएगा, और एक बार आगे कौन जुड़ जाएगा एफ बी सी। अब बताओ एफ बी ए 8.1 साइन 120 √3/2 ही रहता है, √3/2 ही रहता है। और cos 120 कितना सिखाया -1/2 प्लस 8.1, 8.1 कॉमन, बताओ यहाँ क्या बचा, ये -1/2 हुआ ना, 8.1 8.1 कट गया। कुछ लोगों को बड़ी भारी लगता है, अपने से हाथ चलाओगे आसान हो जाएगा, तुम देखोगे सिर्फ मेरा सुनोगे तो भारी लगेगा, नो डाउट, जोड़ घटाव है, अपने से लिख करके हाथ चलो, उसके बाद देखो कहां पे अटक रहे हो, दिक्कत है तो आओ मेरे पास। तो बताओ एक में से क्या घटेगा, अरे एक में से क्या घटेगा आधा, अरे -1/2 है, एक में से आधा घटेगा तो बचेगा कितना आधा, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो बचा कितना सिर्फ √3 ना बचा, तो इस बार √3 बचा, और आपको क्या बोला √3 कितना डिग्री होता है, इस बार आपका 60 डिग्री होगी। इसका मतलब आपका रिजल्टेंट बोलेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड आ गया 8.1 न्यूटन। और डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन है मेकिंग एंगल कितना डिग्री 60 डिग्री विथ साइड बीसी, विथ साइड बीसी, आप ये भी लिख सकते हैं विथ फोर्स बीसी, वो भी लिख सकते हैं, अरे जिससे पता चल जाए डायरेक्शन थोड़ा मोड़ा, बाकी तो फिगर में दिख ही रहा है। क्या आप लोग कुछ समझा, हम लोग दो चार्ज के बीच का फोर्स निकाल सकते थे पहले, अब 3 का भी निकाल सकते हैं, और ये ट्राइंगल का भी निकाल सकते हैं, क्लियर है। इसके बाद हम लोग आएंगे स्क्वायर पे, और उसके बाद फिर खूब प्रैक्टिस करेंगे, जितना टाइम बचा है जम के प्रैक्टिस करेंगे, और फिर आपको हम दिखाएंगे कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जो लास्ट ईयर आया था, इस साल आया था, कैसे आता है, क्या आता है, वो आज नहीं देखेंगे हम लोग, अगला क्लास में प्रोबेबली उसको हम लोग देखना स्टार्ट कर देंगे। उतारिए, बनाइए अपने समझ के।
फिगर तो आप लोग बना लिए होंगे, और स्केल का यूज कीजिए, प्रॉपर स्केल का, रफ कॉपी हो चाहे फेयर कॉपी हो। आदत अच्छा बना के रखिएगा, हॉबी तो अपने आप हाथ चलेगा सही से। चलिए आप लोग होमवर्क बना के आइएगा, क्या लगता है बन जाएगा? एक बार फोर्स ए पे निकालिएगा, एक सवाल हो गया, एक बार फिर, और एक बार फिर, मतलब इस सवाल को कितनी बार बनाइएगा, और हर बार कुछ सीख पाइएगा। क्या हर बार सेम टाइप से बन जाएगा? हर बार ये बेसिक प्रोसेस तो सेम रहेगा। अब देखो एक लाइन सुन लो खाली, ये इतना बहुत देगा, बिहार बोर्ड में अगर देगा इतना देगा, सीबीएसई में ये नहीं देगा। सीबीएसई में सुनो क्या देगा, सीबीएसई में जो दे चुका है पीवाईक्यू देखोगे, सुनो क्या देगा। सीबीएसई में देगा कि यहां पर चार्ज का कितना वैल्यू रख दें, वहां पर चार्ज का कितना वैल्यू रख दें कि ये वाला चार्ज रेस्ट में रहे। तो बोलोगे कैसे बनेगा? तो पहले तो जितना सिखा दिया उतना बनाने आना चाहिए, उसके बाद 2-4 लाइन और बढ़ेगा। सुन लो जो सुन सकते हो, ऐसे हम बताएंगे, क्लास में बनवाएंगे। यहां पर चार्ज का क्या वैल्यू रखे, इसको बनाने का तरीका सुनो, ताकि ये रेस्ट में रहे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये इस पर नेट फोर्स क्या हो जाए, देखो ये सी वाला इसको बी को क्या करेगा, खींच रहा होगा, ए वाला भी बी को, बता इन दोनों का रिजल्टेंट दोनों के बीच से निकलेगा। मान लेते हैं इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया 100 न्यूटन, ये इधर खींचा ये इधर खींचा, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ गया। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि यहां पर चार्ज का वैल्यू क्या हो कि रेस्ट में रहे। तो ये दोनों मिलके जितना इधर लगा रहा है, अगर ये अकेला 100 इधर लगा दे तो बताइए कैंसिल हो जाएगा। कितने लोग समझे मेरी बात? कैंसिल हो जाएगा फोर्स। तो इसको बनाने का तरीका ये है कि पहले ये लोग मिलके लगा कितना रहा है वो निकाल लेंगे, एंड एज पर क्वेश्चन अब तुमको फोर्स पता है कि इन दोनों के बीच इतना फोर्स लगना चाहिए। अब तुमको फोर्स पता है, तुमको Q1 पता है, Q2 पता है, Q1 पता है, Q2 नहीं पता है, लेकिन R पता है, ये साइड निकल जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल के हेल्प से। तो तुमको R पता है, F पता है, Q1 पता है, तो Q2 निकल जाएगा। मतलब आपको इसमें दो हिस्से में बनाना होगा।
यही हम बात बोलते हैं कि सीबीएसई में कुछ अलग नहीं पढ़ा रहे हम, ये दोनों बोर्ड का क्लास चल रहा है। फर्क इतना ही है कि बिहार बोर्ड में यहां तक पहुंचा और सीबीएसई में इसके आगे का कहानी वीडियो के थ्रू जाएगा, क्योंकि अगर हम क्लास में करेंगे, करने को तो कर ही सकते हैं, तो फिर वही सिलेबस बहुत बड़ा है। और तुम किसी भी कोचिंग का बाहर बोले कॉपी उठा कर देख लेना, कहीं का सिलेबस पूरा एनसीईआरटी नहीं कवर होता है। तो कवर होने के लिए जरूरी है कि आपका थ्योरी प्लस बेसिक न्यूमेरिकल क्लास रेगुलर में हो, और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल जो होता है वो भी हम क्लास की तरह ही पढ़ाएंगे। आपको प्रॉब्लम होगा आप ला करके मोस्ट वेलकम टू आस्क। जैसे यही न्यूमेरिकल हम क्लास में डील करें या वीडियो के थ्रू सेंड करें, तो इतना जो बेसिक हम क्लास में बता दिए तो वीडियो के थ्रू इतना समझ में आ ही जाएगा। ये तो अभी भी आ गया, बस आप चाहते हो कि आप कैलकुलेट कर दीजिए, तो वो टाइम सेव करने के लिए खाली हम वीडियो बना के भेजेंगे। ऐसा नहीं कि उसमें सब कुछ एकदम अलग अलग, सब कुछ अलग अलग चलेगा। सब कुछ तो क्लास है, क्लास में ही चलेगा। उसमें सिर्फ आपका न्यूमेरिकल के लिए और रिगरस रिवीजन के लिए वो वीडियो वाला क्लास हम चलाने जा रहे हैं। खैर, ये तो आगे की बात थी। कम से कम इतना बात समझ में है कि आपको निकाल के क्या लाना है। कितने लोगों को लगता है कि निकाल दो, ये फीलिंग आना चाहिए कम से कम कि हाँ सर ट्राई कर सकते हैं। एक बार ए पे निकालेंगे, एक बार बी पे, और एक बार जैसे बी पे तो डायरेक्शन बता ही दिया हम। सी वाला क्या करेगा, बी को इधर खींचेगा। ए वाला क्या करेगा, बी को इधर खींचेगा, रिजल्टेंट बी से निकल जाएगा। हाँ या ना? रिजल्टेंट कहां से निकल जाएगा, दोनों के 20 से। और एंगल कितना डिग्री लेंगे, 60। सोचो तो ए पे कैसे होगा, तो बोलेंगे सर ए पे ये प्लस वाला उसको खींचेगा नीचे, एग्री और नॉट, और ये माइनस वाला उसको क्या करेगा, आओ आओ कि जाओ जाओ, तो ये माइनस वाला माइनस को रिपेल करेगा। ठीक बनाया है। कुछ लोग क्या करता है, माइनस है तो खींचेगा, ये भी तो देखो कि वहां भी क्या है। कुछ लोग का आदत बन जाता है माइनस देख के खींच देता है, तो ये माइनस वाला माइनस को रिपेल ना करेगा। क्लियर है यहां तक? अब बताओ, ये है डाइवर्जिंग और ये है, तो इसको कहां बढ़ाया पड़ेगा, अभी सिखाया, सेम नेचर करना पड़ेगा। और तब जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों के 20 से निकलेगा, रिजल्टेंट इन दोनों के 20 से निकलेगा। मतलब ये जब ए पे तुम निकाल रहे होगे तो 120 का यूज करना पड़ेगा, तो समझे। उसके बाद कहां पे निकालेंगे, तो बताओ बी वाला क्या करेगा, सी को बुलाएगा, बी वाला सी को बुलाएगा। एक बार में कोई एक ही ना निकालोगे, तो बी वाला सी को बुलाएगा और ए वाला ही भगाएगा। ए वाला भगाएगा तो इसको भी कहां बढ़ाना पड़ेगा, आगे रिजल्टेंट इधर कहीं निकल जाएगा। तो आप देख सकते हो ये रिजल्टेंट, ये और ये तीन क्वेश्चन का तीनों का फिगर मैंने बना दिया। अब खाली कैलकुलेशन ही ना है। और अगला क्लास को हम स्मार्ट वे में कैलकुलेशन भी करना सिखाएंगे, कैसे कैलकुलेशन को तेजी से और आसानी से किया जा सके। आप पहले अपने लिए ट्राई करके आओ, और फिर आपको हम सिखाएंगे कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो अगला क्लास में हम लोगों के तो ट्राइंगल का ये पूरा बनाएंगे हम, ठीक है, एक या दो बना देंगे काफी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्क्वायर का सीखेंगे। किसका सीखेंगे, और तुम बता स्क्वायर में कितना चार्ज आएगा, 4 चार्ज। मान लो 2 कूलम, 4 कूलम, 3 कूलम, 5 कूलम, बोलेंगे इस पे निकालो, तो कैसे निकालेंगे बताओ। बोलेंगे सर पहले इसके कान इस पे निकालेंगे, इसके कान इस पे निकालेंगे, इसके कान इस पे निकालेंगे, तो इसमें कितना फोर्स निकालना पड़ा, 2 या 3। अब मेहनत थोड़ा बढ़ जाएगा। 2 फोर्स का तो था मेरे पास कहानी, 3 फोर्स के लिए जिसको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आता है वो उसके अनुसार आई कैप जे कैप करके बना लेगा। जिसको नहीं आता, कुछ भी नहीं आता है, हम सिखाएंगे अगला क्लास में। अगला क्लास में ट्रायंगल का प्रैक्टिस करेंगे और किसका सीखेंगे, स्क्वायर का। मेक श्योर क्लास नहीं छूटे। चलिए होमवर्क बनाइएगा।